वेलकम गाइस। ठीक है, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हिस्ट्री चैप्टर 3, फर्स्ट फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि आईएनसी का फॉर्मेशन हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन एओ ह्यूम द्वारा किया गया था और इसके पहले सेशन के जो प्रेसिडेंट थे वो थे हमारे WC बनर्जी। ठीक है, और इसमें 72 मेंबर्स थे। तो इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग हिस्ट्री चैप्टर 3 को डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे, फर्स्ट फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट की अगर हम बात करें तो ये 3 फेज में बटा हुआ है। INM, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये 3 फेज में बटा हुआ है। फर्स्ट फेज इज अर्ली नेशनलिस्ट फेज, सेकेंड फेज इज assertive फेज एंड द थर्ड वन इज गांधीयन era। मीन्स पहला है अर्ली नेशनलिस्ट का फेज जो कि 1885 से लेकर के 1907 तक चलेगा। सेकेंड वन इज 1907। हाँ, पिछले वीडियो में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो याद होगा कि 1907 में क्या हुआ था, सूरत स्प्लिट हुआ था। सूरत में जो सेशन हुआ था उसको कहते हैं सूरत स्प्लिट, और इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस INC 2 भाग में बट गई थी, एक थी assertive और एक था अर्ली नेशनलिस्ट। जो हम लोग अभी जो पढ़ने वाले हैं ये फर्स्ट फेज है हमारा अर्ली नेशनलिस्ट फेज, उसके बाद फिर पढ़ेंगे assertive फेज और फिर पढ़ेंगे गांधीयन era। ठीक है, नाउ हु इज अर्ली नेशनलिस्ट, आखिर अर्ली नेशनलिस्ट कौन थे? ठीक है, सो विल स्टार्ट। इनिशियल ईयर्स led by a initial years led by a group of leaders known as early nationalist। जो पहले साल में जब जो लीडर्स थे, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग थे, जो आजादी के लिए काम कर रहे थे, उन लोगों को हम लोग कहते हैं अर्ली नेशनलिस्ट। लीडर्स वेयर फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। लीडर्स जो थे वो कंट्री के हर एक कोने से थे। They were staunch believers, open-minded and moderate politics। वो लोग क्या थे? staunch believers थे, open-minded means खुले दिमाग के थे, और moderate politics, उन लोगों का जो politics था वो moderate था, बहुत शांत स्वभाव का था। ठीक है, believe in loyalty in British crown। अर्ली नेशनलिस्ट ये सोचते थे, ये बिलीव करते थे कि हम लोग जो ब्रिटिश क्राउन है उसके अंदर लॉयल से रहेंगे, आराम से रहेंगे। विपिन चंद्रपाल सेड, I am loyal to British government because being loyal to British is being loyal to my own people and country। विपिन चंद्रपाल ने एक बार कहा था कि I am loyal to British government, हम ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बहुत लॉयल हैं। ठीक है, हम उनके वफादार हैं, इसीलिए उनके वफादार हैं क्योंकि अगर हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ वफादार रहेंगे तो हम अपने देश और अपने लोगों के प्रति वफादार रहेंगे। ये किनका मानना था? विपिन चंद्र पाल का मानना था। दे वांट रिफॉर्म, वो बदलाव चाहते थे, बिकॉज दे हैड फेथ इन ब्रिटिश सेंस एंड फेयर प्ले। अर्ली नेशनलिस्ट वाले जो लोग थे ना, वो लोग ब्रिटिश पे इतना यकीन करते थे कि वो जानते थे कि ब्रिटिश अच्छे लोग हैं और अगर हम लोग चाहेंगे तो हम लोगों को बदलाव मिलेगा, रिफॉर्म मिलेगा। देयर डिमांड्स वेर मॉडरेट इन नेचर, और उनके डिमांड्स जो थे वो मॉडरेट्स थे, इसीलिए इन लोगों को एक और नाम पड़ा था मॉडरेट नेशनलिस्ट, क्योंकि ये शांत स्वभाव के थे। ठीक है, ये हो गया अर्ली नेशनलिस्ट का कुछ डिस्क्रिप्शंस। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स और डिमांड्स ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट। जो हमारे अर्ली नेशनलिस्ट थे, जो पहले के नेशनलिस्ट थे, उन लोगों का क्या डिमांड्स था, क्या क्या मांगे थी? पहली मांगे थी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स में, कुछ बदलाव चाहिए था। किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या बदलाव था? दे वांटेड लार्जर शेयर इन गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नमेंट बट they feared that they would be suppressed। इन लोगों का कहना था कि जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसमें हमारा लार्जर शेयर हो। क्या हो? लार्जर शेयर,
इसका मतलब लार्जर शेयर का मतलब कि सरकार में अगर 10 सीट है तो इसमें से 6 सीट किसकी हो, इंडियंस की हो, और 4 सीट किसकी हो, ब्रिटिश की हो। ये उन लोगों का कहना था, ठीक है। बट वो लोग डरते थे इसीलिए कि उन लोगों को दबा दिया जाएगा, दे वुड बी सप्रेस्ड। एबोलिशन ऑफ इंडियन काउंसिल, इंडियन काउंसिल का खात्मा। एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज। और एक चीज, सबसे पहली चीज जो अर्ली नेशनलिस्ट का डिमांड था वो ये था कि वो लोग सरकार में या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल में, लेजिस्लेटिव असेंबली में एक्सपेंशन चाहते थे, बढ़ावा चाहते थे। वह चाहते थे कि हर जगह क्या हो, अधिक से अधिक लोग रहें, भारतीय लोग भी रहें, ताकि भारत के लोगों को कोई नुकसान या फिर भारत के लोगों की भलाई हो सके, ठीक है। अगर सरकार में मान लो कि किसी भी सरकार में अगर ब्रिटिश की सरकार है और वह भारत पर यानी इंडिया पर राज कर रही है तो वह इंडिया का विकास नहीं देखेगी। लेकिन अगर ब्रिटिश की सरकार में कुछ लोग इंडियंस भी आ जाए तो वह इंडिया के बारे में कुछ ना कुछ सोचेंगे। इसीलिए मॉडरेट पॉलिटिक्स के लोग जो थे, जो मॉडरेट नेशनलिस्ट जिनको हम कहे, जिनको अर्ली नेशनलिस्ट कहे, वह चाहते थे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स और लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या हो, बढ़ोतरी हो, एक्सपेंशन हो। डिमांड फॉर स्वराज्य और सेल्फ गवर्नमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, हर बार ये क्वेश्चन आता है। तो अर्ली नेशनलिस्ट ने कहा था कि डिमांड फॉर स्वराज्य और सेल्फ गवर्नमेंट, उन्होंने क्या मांग की, उन्होंने स्वराज्य की मांग की। इसका मतलब कि अगर मेरा देश है तो शासन कौन करेगा, हम ही करेंगे, सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। नाउ विल मूव फॉरवर्ड, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मीन्स आर्थिक सुधार, ठीक है, आर्थिक सुधार। इसमें क्या होता है, इन्होंने कहा, जो हमारे अर्ली नेशनलिस्ट थे, उन्होंने कहा रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यूज, एक्सपेंडिचर्स ऑन आर्मीज, ठीक है। देश, कोई भी देश की अगर आर्थिक स्थिति मजबूत है ना तो वह देश बहुत अच्छा से बढ़ता है आगे, बहुत डेवलप करता है, बहुत तरक्की करता है। लेकिन ब्रिटिश क्या करता था, हम लोगों की आर्थिक स्थिति को बहुत कमजोर करने लगा था। इसलिए जो हमारे अर्ली नेशनलिस्ट थे उन्होंने बोला कि हमको आर्थिक स्थिति में भी सुधार चाहिए। अब क्या सुधार चाहिए, सबसे पहले कि रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यूज, जो लैंड से उन लोगों को टैक्स मिलता था उनको कम किया जाए। और दूसरा एक्सपेंडिचर ऑन आर्मी, और वो लोग खर्च आर्मी में बहुत ज्यादा करते थे। आर्मी पे खर्च करने का मतलब कि बहुत अच्छे क्वालिटीज की गन्स देना, अच्छे क्वालिटीज के कपड़े को पहनाना, ठीक है। तो इन्होंने कहा, अर्ली नेशनलिस्ट ने कहा कि ये सब खत्म किया जाए, कम किया जाए, ताकि हमारी देश की जो आर्थिक स्थिति है वह मजबूत रहे, वो घटे नहीं। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ पीजेंट्स अगेंस्ट जमींदार। जमींदार की अगर हम बात करते हैं तो जमींदार वह होता है जिसके पास बहुत सारा लैंड होता है, जमीन होता है। अब जमींदार क्या करते, पीजेंट्स यानी किसानों को अपनी जमीन देते, क्या करने के लिए, खेती करने के लिए, और खेती करने के बाद उससे कुछ टैक्स वैक्स के रूप में मांगते, ठीक है। अब जो किसान उस पर खेती करता है और मान ले कि उस वर्ष 0% फसल हुई, अब इस किसान को, जमींदार को तो टैक्स देना ही देना पड़ेगा। तो ये किसान अगर जमींदार को टैक्स नहीं दे पाते तो ये उसके स्लेव बन जाते, ये उसके गुलाम बन जाते थे, ठीक है। तो अर्ली नेशनलिस्ट ने यही भी किया कि किसानों को जमींदार के प्रति प्रोटेक्शन दिया कि नहीं, जमींदार ये काम नहीं कर सकता, अगर किसी वर्ष किसान के खेत में अन्न नहीं उपजे तो जमींदार उसको माफ करेगा। नेक्स्ट, इंक्वायरी इनटू इंडियाज ग्रोइंग पॉवर्टी। अर्ली नेशनलिस्ट ने यह भी काम किया, उन्होंने इंक्वायरी की कि आखिर भारत में हर वक्त या फिर हर समय हर लोग, इतने सारे लोग गरीब क्यों होते जा रहे हैं, ठीक। उन्होंने क्या की, इंक्वायरी की कि भारत के सभी लोग इतने गरीब होते क्यों जा रहे हैं। ग्रोइंग पॉवर्टी, भारत गरीबी की ओर क्यों जा रहा है, उन्होंने उसकी जांच की। डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग, इरिगेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज। हमारे जो अर्ली नेशनलिस्ट के लीडर्स थे उन्होंने बैंकिंग के सेक्टर में डेवलपमेंट किया, इरिगेशन के सेक्टर में डेवलपमेंट किया और हेल्थ फैसिलिटीज के सेक्टर में डेवलपमेंट किया। कैसे कि इरिगेशन के लिए उस समय बहुत सारी नहरें नहीं हुआ करती थी तो नहर वर बनवाया गया, और हेल्थ फैसिलिटीज में हर जगह, हर एक गांव कस्बे में मेडिसिन को पहुंचाया गया, या छोटा मोटा एक हॉस्पिटल खोला गया, ठीक है। और एबोलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स, उन्होंने कहा कि नमक पर भी
टैक्स हम नहीं देंगे। उस समय ब्रिटिश क्या करते थे कि नमक सॉल्ट फ्री में बनाते, भारत से ही बनाते और हमसे ही टैक्स लेकर के हमें बेचते थे। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि हम लोग नमक पे कोई भी टैक्स नहीं देंगे। दिस इज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड्स, प्रशासनिक मांगे। एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड्स का मतलब होता है प्रशासनिक मांगे। सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। सबसे पहले जो अर्ली नेशनलिस्ट ने कहा वो कहा कि जुडिशियरी यानी कि जज वाला सिस्टम, यानी कि फैसला सुनाने वाला सिस्टम, जुडिशियरी मीन्स न्याय पालिका को अलग किया जाए, कोर्ट को अलग किया जाए। भारतीयों के लिए अलग होगा और यूरोपियंस के लिए अलग होगा। एंड व्हाट वंस मोर एग्जीक्यूटिव। एबोलिशन ऑफ आर्म्स एक्ट एंड लाइसेंस एक्ट। ये आर्म्स एक्ट हम लोगों ने इससे पहले चैप्टर पढ़ा है। आर्म्स एक्ट क्या है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है, ठीक है, इल्बर्ट बिल क्या था। तो जो हमारे अर्ली नेशनलिस्ट थे उन्होंने कहा कि आर्म्स एक्ट और लाइसेंस एक्ट को भी खत्म किया जाए। नेक्स्ट, स्प्रेड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट कि हर एक बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन यानी कि प्राथमिक शिक्षा दी जाए। प्राइमरी एजुकेशन क्या की जाए, हर एक बच्चे को दी जाए, प्राथमिक शिक्षा हर एक बच्चे को दी जाए। ठीक है। इंप्रूवमेंट ऑफ पुलिस सिस्टम। उस समय जो पुलिस सिस्टम थी वो ब्रिटिश के लिए अलग काम करती थी और इंडियंस के लिए अलग काम करती थी। ब्रिटिश वाले लोगों को अच्छा से प्रोटेक्शन मिलता था और भारतीयों को प्रोटेक्शन नहीं मिलता था। तो हमारे अर्ली नेशनलिस्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो पुलिस सिस्टम है वो सबके लिए एक होना चाहिए और उसमें इंप्रूवमेंट हो, बदलाव हो। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। डिफेंस ऑफ सिविल राइट। जो हमारे अर्ली नेशनलिस्ट हैं उनकी जो सबसे चौथी डिमांड्स है वो थी कि डिफेंस ऑफ सिविल राइट्स। इसका मतलब नागरिक अधिकारों की रक्षा। सिविल राइट्स समझते हो, आजकल हम लोगों के पास बहुत सारे सिविल राइट्स हैं, जैसे कि राइट टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीक, है ना, और बहुत सारे 8 मौलिक अधिकार हैं हम लोगों के पास, 8 सिविल राइट्स हैं हम लोगों के पास। तो अर्ली नेशनलिस्ट ने कहा कि इस चीज की रक्षा की जाए। किसकी? सिविल राइट्स की। जो हमारे मौलिक अधिकार है, जो हमारे अधिकार है, जो एक नागरिक का अधिकार होता है, उसकी रक्षा की जाए। तो उसमें क्या बोला? रिमूव ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड द फ्रीडम ऑफ प्रेस। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था? आप लोगों को अच्छे से याद होगा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, उसमें कहा गया था कि कोई भी भारतीय प्रेस ब्रिटिश के अगेंस्ट कुछ भी छाप प्रिंट नहीं कर सकता है। ये तो हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रेस के खिलाफ हुआ। ये हमारे सिविल राइट्स को तोड़ रहा है। हम लोगों का फ्रीडम है कि हम कभी भी कुछ भी किसी के सामने, किसी के हित के लिए या किसी के बुराई के लिए कुछ भी हम बोल सकते हैं। लेकिन जब से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया तब से हम लोगों पर लगाम लग गया। क्या लगाम लग गया? कि हम ना कभी अपने आप से कुछ भी बोल सकते हैं, ना कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया डिफेंस, ये सिविल राइट्स का क्या बोलते हैं उसको, हमारे सिविल राइट्स को खत्म करना हो गया, हमारे अधिकार को खत्म करना हो गया। इसलिए हमारे अर्ली नेशनलिस्ट ने सबसे पहले ये मांग की कि रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस। एनी डाउट? They did not have high demands. They wanted to win freedom by gradual process. अर्ली नेशनलिस्ट जो था उसका कोई हाई डिमांड्स नहीं था। उसका डिमांड सिर्फ छोटा मोटा था कि हम लोगों को भी एक समाज में अच्छा पोजीशन मिले, हम लोगों का भी गवर्नमेंट में जगह हो और अधिक मात्रा में जगह हो। हम लोग का जो सिविल राइट्स खत्म हो गया, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो गया है, फ्रीडम ऑफ प्रेस खत्म हो गया है, वो सबको हटा दिया जाए, साल्ट लॉ हटा दिया जाए। तो ये सब हमारे अर्ली नेशनलिस्ट के छोटे छोटे क्या थे? डिमांड्स थे। और ये डिमांड किसके सामने रखे थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट्स के सामने, ब्रिटिश क्राउन के सामने रखे थे ये लोग डिमांड्स। ठीक है, हाँ, तो वो लोग, उन लोगों का हाई डिमांड्स नहीं था, बस चाहते थे कि हम लोग को फ्रीडम मिल जाए और कोई लड़ाई झगड़ा मारपीट कुछ ना हो, सिर्फ अहिंसा हो, हिंसा कभी नहीं हो। क्या नहीं हो? हिंसा। ये तो गांधी जी जो थे अहिंसावादी थे या हिंसावादी थे? अहिंसावादी थे। गांधी जी क्या थे? अहिंसावादी थे। ठीक है, तो ये एक तरह से गांधी जी के
पथ पर, गांधी जी के रोड पर चल रहे थे कि हम लोग मारपीट नहीं करेंगे, हम लोग जो भी फ्रीडम लेंगे, जो भी आजादी लेंगे, एक अच्छे से एक प्रोसेस से लेंगे। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे जो अर्ली नेशनलिस्ट थे उसके कौन कौन से 4 डिमांड्स हैं और उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे। तो 4 डिमांड्स में से पहला डिमांड्स था कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, दूसरा डिमांड्स था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ठीक है, तीसरा डिमांड्स था एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड्स, एंड द फोर्थ वन एंड लास्ट वन इज डिफेंस ऑफ सिविल राइट्स। ठीक है, ये 4 डिमांड्स थे, ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे अर्ली नेशनलिस्ट के। अब अर्ली नेशनलिस्ट का तरीका, मेथड्स ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट। अब कोई भी चीज, अगर कोई भी डिमांड हम किसी के सामने रखते हैं तो कुछ तरीकों से रखते हैं। ठीक है, कि आखिर कौन सा तरीका से अपना डिमांड हम उसके सामने रखें जिससे कि क्या हो, हमें वो डिमांड्स उनसे मिल जाए, हमें वो डिमांड्स अचीव हो जाए। ठीक है, इनके मेथड्स क्या क्या थे। द फर्स्ट मेथड, द मेथड पॉपुलरली नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन मेथड। अर्ली नेशनलिस्ट के मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन मेथड। यह विधि लोकप्रिय रूप से संवैधानिक आंदोलन विधि के रूप में जानी जाती है। द अर्ली नेशनलिस्ट का जो मेथड था उस मेथड को हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन मेथड, इन हिंदी संवैधानिक आंदोलन विधि। फर्स्ट सेट ऑफ मेथड क्या है, टू एडुकेट पीपल, arouse national politics consequences to create united public opinion। ये क्या करते, अर्ली नेशनलिस्ट लोग क्या करते, लोगों को शिक्षित करना, लोगों को शिक्षित करना, पढ़ाना लिखाना, राष्ट्रीय राजनीति में चेतना जगाना। राष्ट्रीय राजनीति में चेतना जगाना मीन्स कि पूरे दुनिया के लोगों में यह बात, यह चेतना जगाना कि उन लोगों को भी आजादी चाहिए, और एकजुट जनमत तैयार करना मीन्स की यूनिटी बनाना, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी भी कास्ट के, किसी भी रिलीजन्स के हो। तो अर्ली नेशनलिस्ट का पहला काम था उसमें यूनिटी लाना, कि सब लोग मिल के अगर हम फॉर फ्रीडम के लिए लड़ाई करेंगे तो हम लोगों को आजादी जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, ये पहला सेट था, टू एडुकेट पीपल, अराउज नेशनल पॉलिटिक्स कॉन्सिक्वेंसेस टू क्रिएट यूनाइटेड पब्लिक ओपिनियन। व्हाट इज द नेक्स्ट वन, दे हेल्ड मीटिंग्स वेयर रिसोल्यूशन फॉर पॉपुलर डिमांड्स वेयर पास्ड। वो लोग मीटिंग करते, 10 लोग 100 लोग मिलकर क्या करते थे, मीटिंग करते थे, जहां पे जो पॉपुलर डिमांड्स होता उनको पास करके उनको कहां रखते थे, ब्रिटिश के आगे रखते थे। दे सेंट मेमोरेंडम्स ड्राफ्टेड विथ फैक्ट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। अब उन्होंने एक मीटिंग तैयार किया, एक मीटिंग किया, मीटिंग में एक ऐसा पॉपुलर डिमांड्स हुआ कि हमको किसके सामने रखना है अंकित, ब्रिटिश के सामने रखना है। ठीक है, एक पॉपुलर डिमांड्स कहाँ रखना है हमको, ब्रिटिश के सामने रखना है। ठीक है, तो जब ये हो जाता तो वो फिर तैयार मेमोरेंडम तैयार करते, एक बुक तैयार करते, एक पेज तैयार करते, कॉपी तैयार करते, उसमें वो सारा फैक्ट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स लिखा होता कि हमको ये डिमांड्स क्यों चाहिए, ठीक है, किस कारणवश चाहिए और कितने लोग इसके लिए तैयार हैं। और वो सारा डिमांड्स कहाँ भेजते थे, ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ऑफिसर्स गवर्नमेंट के पास सेंड किया करते थे। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड सेट ऑफ मेथड। ठीक है, पहला सेट तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि पहला सेट में क्या था, उन्होंने सबसे पहले लोगों को शिक्षित करते, फिर एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट सब लोगों में जगाते, एक मीटिंग होता, उसमें जो एक पॉपुलर डिमांड्स होता वो पास होता, और पॉपुलर डिमांड्स जब पास होता तो वो लोग एक मेमोरेंडम तैयार करते, किसके साथ, फैक्ट और आर्ग्यूमेंट्स के साथ, और फिर भेज देते ऑफिसर्स गवर्नमेंट या फिर क्राउन के ऑफिस। नेक्स्ट, द सेकेंड सेट ऑफ मेथड, दे मेड द यूज ऑफ 3 P's। उन्होंने 3 P का प्रयोग किया, किसका, 3 P का, P क्या था, पेटिशंस, प्रेयर्स एंड प्रोटेस्ट। पेटिशंस, प्रेयर्स एंड प्रोटेस्ट। फर्स्ट P क्या कहता है, पेटिशन करना, सेकेंड P कहता है प्रेयर्स करना, और द लास्ट P प्रोटेस्ट। पेटिशंस मीन्स याचिकाएं, कि हम हर समय साथ पत्र लिख करके ऑफिस में या फिर गवर्नमेंट के पास देंगे, ये हो गया पेटिशन। फिर प्रेयर्स, हम प्रार्थना करेंगे कि हमारी डिमांड्स को मान लिया जाए, एंड द लास्ट वन इज प्रोटेस्ट। जब हमारी डिमांड्स को नहीं माना जाएगा तो हम धरना देंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम विरोध करेंगे।
ठीक है। आईएनसी, आईएनसी का फुल फॉर्म इंडियन नेशनल कांग्रेस। आईएनसी सेट अप इन लंदन इन 1889, ठीक है। तो आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को कहां सेट किया गया था? लंदन में सेट किया गया। कब सेट किया गया? 1889 में। टू प्रोटेस्ट इंडियन सिचुएशन बिफोर ब्रिटिश पब्लिक, इसलिए सेट किया गया ताकि ब्रिटिश के लोग जान सके कि भारत का सिचुएशन क्या है, भारत के लोग किस दुविधा में जी रहे हैं, ये ब्रिटिश के लोग जान सके, ठीक है। इसलिए सेट किया गया था क्या? इंडियन नेशनल कांग्रेस इन वेयर? इन लंदन इन वैन 1889 में। इंडियन लीडर्स सेंट टू ब्रिटेन टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग ब्रिटिश पीपल, ठीक है। फिर क्या किया गया? इंडियन लीडर्स यानी कि भारतीय लीडर्स को, भारतीय नेताओं को ब्रिटेन भेजा गया। क्या करने के लिए? ताकि ब्रिटिश के लोगों में भारतीय के बारे में जानकारी दे और जागरूकता पैदा कर सके, ठीक है। तो दैट इज आवर फर्स्ट एंड सेकंड सेट ऑफ मेथड्स ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट। विल मूव फॉरवर्ड एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, born in 1825 and death at 1970. He is known as Grand Old Man of India. तो क्वेश्चन बन के आता है कि who is known as the Grand Old Man of India? Then answer will be दादा भाई नौरोजी. Born in Parsi family. Born where? In Parsi family. Founded Bombay Association. इन्होंने एक एसोसिएशन, एक संगठन का फाउंड किया था जिसका नाम है बॉम्बे एसोसिएशन, ठीक है। एडिटेड द न्यूज़पेपर रास्त गोफ्तर, स्पीकर ऑफ ट्रुथ। इन्होंने एक न्यूज़पेपर को भी एडिट किया जिसका नाम है रास्त गोफ्तार, स्पीकर ऑफ ट्रुथ यानी सत्य कहने वाला। स्टार्टेड द मैगजीन धर्म मार्गदर्शक। इन्होंने एक मैगजीन की शुरुआत की, एक बुक की शुरुआत की, एक मैगजीन की शुरुआत की जिसका नाम है धर्म मार्गदर्शक। स्टार्टेड मूवमेंट अगेंस्ट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। दादा भाई नौरोजी ने क्या क्या किया था? दादा भाई नौरोजी ने हमारे देश के लिए क्या क्या किया? पहले उनको हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। पारसी फैमिली में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने बॉम्बे एसोसिएशन को फाउंड किया। उन्होंने एक न्यूज़पेपर को एडिट किया जिसका नाम था रास्त गोफ्तर और स्पीकर ऑफ द ट्रुथ। एक मैगजीन स्टार्ट किया जिसका नाम था धर्म मार्गदर्शक। So the question will be, who started the magazine Dharma Margdarshak? So the answer will be Dada Bhai Nauroji. Started movement against the Vernacular Press Act. ठीक है, इन्होंने एक मूवमेंट चलाया किसके खिलाफ? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के खिलाफ भी मूवमेंट चलाया था। अब दादा भाई नौरोजी का कंट्रीब्यूशन क्या है? ठीक है, हमारे देश में आजाद होने के लिए या फिर जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्म हुआ या किसी भी फील्ड में उनका कंट्रीब्यूशन क्या है? तो सबसे पहले इनको हम लोग इंडियन ऑफिशियल एम्बेसडर्स के नाम से जानते हैं। इनको हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इनको हम लोग कहते हैं इंडिया ऑफिशियल एम्बेसडर। इन 1865 ही फाउंडेड लंदन इंडियन सोसाइटी विद WC बनर्जी। 1865 में इन्होंने एक लंदन इंडियन सोसाइटी को खोजा और किसके साथ मिलकर खोजा? WC बनर्जी के साथ मिलकर खोजा। क्वेश्चन यहां से भी बन के आएंगे, हु फाउंडेड लंदन इंडियन सोसाइटी? ऑप्शन में दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बहुत चीज रहेंगे, या फिर बोथ A and B। ठीक है, नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन टू बिकम द मेंबर्स ऑफ ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स। दादा भाई नौरोजी पहले ऐसे भारतीय थे जो किसके मेंबर बने? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर बने। जैसे कि हम लोगों के यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है ना, तो वहां पे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर होता है, और पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी जो वहां के मेंबर बने। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां से भी आएंगे एमसीक्यूज में कि हु इज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम द मेंबर ऑफ ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स? हु इज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम द मेंबर ऑफ ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स? Then answer will be Dada Bhai Nauroji. Okay. Favor in appointing educated Indians to high post. उन्होंने फेवर किया कि जो भी पढ़े लिखे भारतीय हैं उसको एक हाई पोस्ट पर अपॉइंट किया जाए, उसको गवर्नमेंट में या किसी जॉब में एक अच्छे पद पर
रखा जाए। ड्यू टू हिम in 1893, when in 1893 ICS exams to be held simultaneously in England and India। इन्हीं के कारण से जो ICS की एग्जाम है, यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज की जो एग्जाम है, वो 1893 के बाद साइमल्टेनियसली होने लगी। अगर एक साल इंग्लैंड में हो रही है तो दूसरे साल कहाँ होगी? भारत में होगी। फिर अगर इंग्लैंड में होगी और फिर कहाँ होगी? भारत में। बस इन्हीं के कारण से, किनके कारण से? दादा भाई नौरोजी के कारण से ही 1893 के बाद जो इंडियन सिविल सर्विसेज की एग्जाम थी वो हर साल अलग अलग देशों में कंडक्ट होने लगी। एक बार इंग्लैंड में तो फिर दूसरी बार भारत में, फिर इंग्लैंड तो फिर भारत में होने लगी। इन 1866 ही फाउंडेड ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। 1866 में उन्होंने क्या खोजा? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की खोज की। नेक्स्ट, रोल इन द कांग्रेस। दादा भाई नौरोजी का कांग्रेस में, इंडियन नेशनल कांग्रेस में क्या क्या रोल है? टुक पार्ट इन फाउंडेशन ऑफ आईएनसी। इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाने में इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। एंड बिकम प्रेसिडेंट 3 टाइम्स। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन के ये 3 बार प्रेसिडेंट बने। कितनी बार? 3 बार। और कौन कौन सेशन थे? एक 1886 जो कि हमारा सेकेंड सेशन है, एक 1893 और एक 1906 जो सूरत सेशन के पहले वाला सेशन 22 सेशन है। रिसोल्यूशन ऑन सेल्फ गवर्नमेंट, बॉयकॉट, स्वदेशी एंड नेशनल एजुकेशन वेयर पास्ड बाय द कांग्रेस अंडर हिज प्रेसिडेंसी। जब ये कांग्रेस के सेशन बने तब इन्होंने क्या क्या पास किया? सेल्फ गवर्नेंस, यानी कि स्वराज्य, खुद का देश तो खुद ही अधिकार, खुद ही राज करेंगे। बॉयकॉट, जो भी बाहर की सामान है, जो ब्रिटिश गुड्स है, उसको क्या करो? बॉयकॉट कर दो, उसको फेंक दो। स्वदेशी, अपने देश के सामान को अपनाओ। स्वदेशी, अपने देश के सामान को अपनाओ। एंड नेशनल एजुकेशन, पूरे राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा लो। वेयर पास्ड बाय द कांग्रेस अंडर हिज प्रेसिडेंटशिप, यानी जब जब ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे तब तब इन्होंने नए नए चीजों को पास किया। नेक्स्ट, क्रेडिट फॉर डिमांडिंग स्वराज फ्रॉम द कांग्रेस प्लेटफॉर्म 1906 गोज टू हिम। इन्होंने ही सबसे पहले किसकी मांग की थी? स्वराज की मांग की थी, यानी सेल्फ गवर्नमेंट की मांग की थी। इन्हीं के प्रेसिडेंटशिप के अंदर स्वराज की मांग हुई थी। किसकी मांग हुई थी? स्वराज की, यानी सेल्फ गवर्नमेंट की मांग हुई थी। नेक्स्ट, एक्सपोज द इकोनॉमिक इल्स ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दादा भाई के कारण ही हम लोग ये जान पाए कि भारत जो है वो इकोनॉमिक इल्स हो गया है, यानी कि वो पैसों के लेकर के आर्थिक की दुनिया में, पैसों की दुनिया में वह बहुत कमजोर हो गया, बीमार हो गया है। कैसे? एज एन इकोनॉमिक थिंकर ही सेड इंडिया इज इकोनॉमिकली वीक ड्यू टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ब्रिटिश। वो एक आर्थिक चिंतक के रूप में माने जाते हैं। आर्थिक चिंतक का मतलब कि जो पैसों के मामले में बहुत सोच विचार करे। तो इन्हीं के वजह से इन्होंने कहा कि इंडिया इज इकोनॉमिकली वीक, यानी कि भारत जो है वो आर्थिक रूप से क्या हो गया है? कमजोर हो गया है। और क्यों कमजोर हो गया है? ड्यू टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ब्रिटिश, ब्रिटिश के शोषण के कारण। दादा भाई नौरोजी ने ही कहा कि इंडिया इज व्हाट? इकोनॉमिकली weak, and why he is economically weak? Because of exploitation of British. Okay, next, he wrote a book, Poverty and Un-British Rule in India। उन्होंने एक किताब की रचना की जिसका नाम था Poverty and Un-British Rule in India। His famous drain theory explains how India wealth is drained to England। इनका एक फेमस थ्योरी है ड्रेन थ्योरी, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे भारत का पैसा कहां जा रहा है? इंग्लैंड बहते हुए चला जा रहा है। ठीक है, इन्हीं की फेमस थ्योरी है ड्रेन थ्योरी। आगे बढ़ते हैं। हमारे दूसरे अर्ली नेशनलिस्ट के लीडर हैं गोपाल कृष्ण गोखले। पहले कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और हमारे दूसरे लीडर हैं गोपाल कृष्ण गोखले। हाँ,
इनका जन्म 1866 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1915 में हो गई थी। ध्यान दीजिएगा। Born at Kolhapur, Maharashtra in 1886, influenced by Justice N.G. Ranade, got a title of Companion of the Indian Empire। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले को टाइटल कौन सा मिला था? Companion of the Indian Empire, CIE। प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1905 एट वाराणसी। गोपाल कृष्ण गोखले सिर्फ एक बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने हैं और वो भी कब? 1905 में। और कहां पे? वाराणसी में। इनका कंट्रीब्यूशन क्या क्या है? एज अ पॉलिटिकल लीडर, एज अ अर्ली नेशनलिस्ट लीडर, इनका कंट्रीब्यूशन क्या क्या है? ठीक है, पहला, परसुएडेड द ब्रिटिश फॉर रिफॉर्म्स। ठीक है, ही क्रिटिसाइज्ड द गवर्नमेंट इश्यू सच एज ह्यूज एक्सपेंसेस ऑन ब्रिटिश आर्मी। इन्होंने जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसकी बहुत आलोचना की। और आलोचना किस विषय में की? सबसे पहला विषय, ह्यूज एक्सपेंस ऑन ब्रिटिश आर्मी। जो ब्रिटिश आर्मी थी उसको मेंटेन करने के लिए ब्रिटिश के ऑफिसर्स, ब्रिटिश की गवर्नमेंट बहुत खर्च करती थी और वो सारा पैसा भारतीयों का लगता था। अडॉप्टिंग द पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन अपॉइंटमेंट टू हाई पोस्ट। अब कोई भी भारतीयों को वो हाई पोस्ट नहीं देते और उसमें कौन सा पॉलिसी लगाते? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का, यानी कि उच्च पदों पर नियुक्ति में जातीय भेदभाव की नीति अपनाना। ठीक है, आगे इम्पोजिंग प्रोडक्शन टैक्स ऑन कॉटन। कॉटन में जो टैक्स लगता था उसका विद्रोह किया। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन पासिंग मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। इन्हीं की वजह से एक मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स पास हुआ था। वो आगे चल के हम पढ़ेंगे कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आखिर क्या था। सर्व्ड एज अ मेंबर ऑफ द इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इन्होंने आईपीएससी के एग्जाम पास करके एक मेंबर की तरह इन्होंने सर्विस दिया था भारत को, इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। हाँ, व्हाट इज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स? ये क्या था? नोन एज इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स का दूसरा नाम क्या है? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। He introduced numerous improvements in the legislative councils and increased the role of Indians in the governance of their country। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में क्या था कि भारत की स्थिति को मजबूत कर दिया गया। किसमें? सरकार में। उन्होंने इंक्रीज किया, क्या इंक्रीज किया? रोल ऑफ इंडियन इन गवर्नेंस ऑफ देयर कंट्री अलोंग विद द ब्रिटिशर्स। इसने विधान परिषद में कई सुधार किए और ब्रिटिशों के साथ साथ अपने देश के शासन में भारतीयों की भूमिका भी बढ़ा दी थी। यही कहते हैं इसको हम लोग मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, और इसी का दूसरा नाम है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। नेक्स्ट, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले ने एक एसोसिएशन का फॉर्म किया था जिनका नाम था सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी इन 1905। तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी एक एसोसिएशन का फॉर्मेशन किया। मेन एम टू ट्रेन नेशनल लीडर्स हु डेडिकेट देमसेल्व्स टू द सर्विस ऑफ इंडिया। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी फॉर्म करने का मेन रीजन था कि उसमें जो लोग आते क्या करते? नेशनल लीडर्स को ट्रेन करना। किसको? जो नेता, जो बड़े उच्च लेवल के, जो देश लेवल के नेता होते थे, उसको ट्रेनिंग देना और डेडिकेट करना अपने भारत के प्रति। नेक्स्ट, रोल एज अ मेंबर ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इन्हीं के कारण से उसमें बदलाव हुआ था लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो इनको रखा गया। और क्या क्या इनका काम हुआ ध्यान दीजिएगा। इन 1902 he became member of imperial legislative council। he pleaded for the reduction in the salt duty and the abolition of tax in cotton। जब वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बने तो उन्होंने कहा कि साल्ट में जो टैक्स लगा उसको खत्म कर दिया जाए और कॉटन का टैक्स भी खत्म कर दिया जाए। एफर्ट लेड टू रिडक्शन इन टोल टैक्स, और जो टोल टैक्स है उसको भी कम किया जाए। ट्राई टू पास अ बिल टू मेक प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी। इन्होंने एक प्रयास किया एक ऐसे बिल को पास करने का जिसमें प्राइमरी एजुकेशन मीन्स प्राथमिक शिक्षा को कंपलसरी कर दिया जाए, यानी जितने भी बच्चे हैं उन सबको क्या मिले? प्राइमरी एजुकेशन कम से कम कंपलसरी मिले ही मिले।
इम्प्रेस्ड अपॉन द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व कम करने के लिए सरकार पर दबाव डाली। इन्होंने बहुत, जब से ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बने तब से गवर्नमेंट ने बहुत सारे दबाव डाले। पहला दबाव क्या डाला कि रिडक्शन इन सॉल्ट ड्यूटी एंड सॉल्ट टैक्स एंड एबोलिशन इन कॉटन टैक्स। सेकंड, रिडक्शन इन टोल टैक्स। थर्ड, tried to pass a bill to make primary education compulsory, and the last one, impressed upon the government to reduce the land revenue. नेक्स्ट वन, तो ये थे हमारे गोपाल कृष्ण गोखले। हाँ, अब गोखले एंड गांधी जी एक बहुत अच्छी कहानी है, ठीक है, जी और जी की, गोखले एंड गांधी जी की। ऐसा कहा जाता है कि जो गांधी जी के रोल मॉडल थे, जो मेंटर थे, जो पॉलिटिकल गुरु थे, वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के रास्ते पर ही गांधी जी चले और हम लोगों को आजादी दिलवाई थी। गोखले वेंट साउथ अफ्रीका एंड हेल्प्ड गांधी जी इन हिज फाइट अगेंस्ट रेसियल डिस्क्रिमिनेशन। गांधी जी बहुत पहले साउथ अफ्रीका चले गए थे। और साउथ अफ्रीका क्यों गए थे? रंग भेद को खत्म करने के लिए गए थे। किसको? रंग भेद को, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने गए थे। बचपन में आप लोगों ने ये कहानी पढ़ी होगी कि गांधी जी जब साउथ अफ्रीका के ट्रेन पे सफर कर रहे थे, उनके पास एक टिकट भी थी और वो फर्स्ट क्लास यानी फर्स्ट एसी में ट्रेवल कर रहे थे, तो फिर भी उनको वहां के लोगों ने निकाल के बाहर ट्रेन से फेंक दिया। बोला कि जो फर्स्ट कंपार्टमेंट है वो सिर्फ गोरों के लिए, ठीक है। तो इसी चीज को खत्म करने के लिए गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे और वहां पे उनकी मुलाकात गोखले से भी, गोपाल कृष्ण गोखले से भी, ठीक है। और गोखले ने गांधी जी की मदद की, क्या करने में? फाइट करने में, लड़ने में। किसके खिलाफ लड़ने में? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ने में गोखले ने गांधी जी की मदद की थी, ठीक है। द क्रेडिट फॉर परसुएडिंग गांधी जी टू रिटर्न टू इंडिया एंड टू ज्वाइन इंडियन पब्लिक लाइफ ऑल्सो गोज टू गोखले। बचपन से गांधी जी भारत में नहीं रहे थे। वो कहाँ रहे थे? लंदन में चले गए अपनी लॉ की डिग्री हासिल करने। फिर जब उन्होंने लॉ की डिग्री हासिल की तो फिर एक केस के सिलसिले में अफ्रीका चले गए और 21 साल तक उन्होंने अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के लिए लड़ा, रंग भेद के लिए लड़ा था। और ऐसा माना जाता है कि गांधी जी जो भारत लौटे वो सिर्फ गोपाल कृष्ण गोखले की वजह से भारत वापस आए थे, ठीक है। गांधी जी को भारत लौटने और भारतीय सार्वजनिक जीवन में शामिल होने के लिए मनाने का श्रेय भी गोखले को ही जाता है। गांधी जी एक्सेप्टेड गोखले एज हिज पॉलिटिकल गुरु, इसलिए गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना पॉलिटिकल गुरु मान लिया था। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन के आता है कि हु इज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, फिर हु इज द मेंटर ऑफ महात्मा गांधी? देन आंसर विल बी गोपाल कृष्ण गोखले। ओके। और गांधी जी तो 21 साल तक अफ्रीका में रहे थे और फिर जब भारत आए तो उन्होंने क्या किया था ये हम आगे की वीडियो में बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट वन, हमारे तीसरे लीडर्स ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। पहले थे कौन? दादा भाई नौरोजी। सेकेंड वन गोपाल कृष्ण गोखले एंड द थर्ड वन इज सुरेंद्र नाथ बनर्जी। हमारे तीसरे लीडर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिनका जन्म 1848 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1925 में हुई थी। बॉर्न इन बंगाल इन 1948। जन्मे कहां थे? बंगाल में। फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। पहले भारतीय थे कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा को पास किया था। किसकी परीक्षा को? आईसीएस की परीक्षा को पास किया था। He started his own school, which later developed into रिपन कॉलेज। इन्होंने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने अपना खुद का एक स्कूल चलाया जो कि धीरे धीरे जाकर के इसका नाम क्या पड़ा? रिपन कॉलेज पड़ा। In 1921, he was appointed as a minister of self-government and health by the governor of Bengal। 1921 में उनको क्या है, कहां पे अपॉइंट किया गया? एक मिनिस्ट्री का पद दिया गया जो सेल्फ गवर्नमेंट का मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर होता। किनके द्वारा किया गया? गवर्नर ऑफ बंगाल के द्वारा किया गया। और ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू होल्ड दैट पोजीशन। वह पहले भारतीय थे जिन्होंने इस पोजीशन को होल्ड किया था। किस पोजीशन को? मिनिस्टर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एंड हेल्थ बाय द गवर्नर ऑफ बंगाल। हिज फेमस सेइंग्स वाज oppositions were necessary cooperations
where possible. आगे बढ़ते हैं। His contribution, अब सुरेंद्र नाथ बनर्जी का क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे देश को आजाद दिलाने में। एस्टैब्लिश्ड इंडियन एसोसिएशन, एक क्वेश्चन हम आप लोगों से करते हैं, आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। हु एस्टैब्लिश्ड ईस्ट इंडिया एसोसिएशन? हाँ, तो इंडियन एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय सुरेंद्र नाथ बनर्जी। फाउंडेड इंडियन एसोसिएशन टू फाइट अगेंस्ट द रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश। इन्होंने इंडियन एसोसिएशन की खोज की, और क्यों खोज की? जो रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश थे उसके खिलाफ लड़ने के लिए। एम टू एडुकेट पीपल एंड क्रिएट स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन, इनका एम था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी का लक्ष्य था कि हम क्या करें, पीपल्स को एडुकेट करें, लोगों को पढ़ाएं और एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन बनाए, एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन बनाए। क्रिएटेड एन ऑल इंडिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में की, सेकंड चैप्टर में बात की थी कि सब लोग मिलकर यह चाहते थे कि एक पूरे विश्व लेवल पर एक भारत का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बने, और हेल्प कोई अदर सोर्स करके गया जिसका नाम था एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। तो इन्हीं की वजह से यह सक्सेस हो पाया था। तो ये क्या किए, ही कॉल्ड फॉर इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1883, इन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी, कब? 1883 में। मर्ज्ड इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस विद इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इन्हीं की मीटिंग के बदौलत इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस किसमें तब्दील हो गया? इंडियन नेशनल कांग्रेस में तब्दील हो गया। प्रिसाइडेड ओवर 2 सेशन ऑफ कांग्रेस 1895 एंड 1902, इन्होंने कांग्रेस के 2 सेशन में प्रेसिडेंट का रोल निभाया, एक 1895 में और एक 1902 में। नेक्स्ट, द लास्ट वन, व्हाट इज इट्स पॉलिटिकल आइडियाज? व्हाट इज इट्स पॉलिटिकल आइडियाज? पॉलिटिकल आइडियाज क्या कहते हैं? एडिटेड द न्यूज़पेपर बंगाली, बुक नेशन इन द मेकिंग, इन्होंने एक बुक का नाम लिखा जिसका नाम था नेशन इन द मेकिंग। एजिटेशन अगेंस्ट लाइसेंस एक्ट, आर्म्स एक्ट एंड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अपोज्ड मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, रिफॉर्म्स, ठीक है। इंट्रोड्यूस्ड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर हिंदूज एंड द मुस्लिम, अब किनकी वजह से? सुरेंद्र नाथ बनर्जी की ही वजह से आई थिंक हिंदू और मुस्लिम में बंटवारा हुआ था, क्योंकि इन्होंने ही कहा था कि हिंदू वाले वोट सिर्फ हिंदू को देंगे और मुस्लिम वाले वोट सिर्फ मुस्लिम को देंगे, ठीक है। इन्होंने यह डिमांड की, क्या? सेपरेट इलेक्टोरेट्स, यानी अलग अलग इलेक्टोरेट्स, हिंदू सिर्फ हिंदू को वोट देगा और मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम को वोट देगा। ही इज नोन एज फादर ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को हम लोग कहते हैं फादर ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो गया है। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे। और जहां पर समझ में कुछ नहीं आया हो आप हमें कमेंट करके बताएं।